हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। सो जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी सी सेट में अगर हम रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करें तो हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं और विदाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के हम वो इजी से इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो आज के सेशन में हम 10 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम ये देखेंगे कि वो कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हुआ है या फिर किस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में वो क्वेश्चन आया था एग्जाम में, सो दैट आपको जानने में आसानी हो जाएगी कि अगर नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पे अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। ही देन takes 225 degree turn clockwise and in which direction is he walking now। यहाँ पे हमारे पास एंगल बेस्ड मूवमेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि मूवमेंट होती कैसे है, एंड देन हम आराम से यहाँ पे इसको आंसर कर पाए। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई पर्सन वेस्टवर्ड का मतलब है किसी भी पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ अगर मूव करता है, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट टर्न होगा तो लेफ्ट हमेशा कहीं से भी जाएगा तो लेफ्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके फिक्स रहते हैं जब तक कहाँ नहीं जाएगा। तो हमने वेस्ट की तरफ इधर मुड़ा है, फिर यहां से लेफ्ट जो होगा वो पर्सन नीचे की तरफ देखेगा, तो अभी वो पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, साउथ। एंड आफ्टर दिस, इस टर्निंग के बाद उसने 225 टर्न लिया है। इस 225 को अगर हम ब्रेक करें तो हम ब्रेक कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री में। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या होता है। क्लॉकवाइज टर्न कैसे लेते हैं, क्लॉकवाइज सिंपल है क्लॉक के डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट जब हम टर्न लेने स्टार्ट करते हैं तब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो अभी वो इधर मूव कर रहा था, अगर वो क्लॉकवाइज में टर्न लेता है तो उसकी जो डायरेक्शन चेंज होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। बट वहीं अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लेता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब जो उसका टर्न होगा वो इस वाले लाइन में होगा, मतलब इस लाइन की लेफ्ट साइड को टर्न होगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो इस लाइन के राइट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये पर्सन साउथ फेस कर रहा है, तो अब अगर हमने 180 प्लस 45 डिग्री में इसको ब्रेक किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपके पास साउथ फेसिंग है। 180 मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। अगर कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेसिंग है तो वो चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, अगर वो 180 डिग्री टर्न लेगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है और वो 180 डिग्री टर्न लेगा किसी भी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक क्लॉक, तो वो ऊपर की तरफ देखने लग जाएगा। इसका मतलब यहां से जब वो टर्न लेगा तो हमने क्या बोला, क्लॉकवाइज जब वो टर्न लेगा तो क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया। ठीक है, ऐसे लेगा क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, तो यहां से जब वो टर्न लेगा तो आपके पास वो पर्सन अब कहाँ कहाँ की साइड फेस कर रहा है, ऊपर की साइड फेस कर रहा है। ये ध्यान रखना कि वो पर्सन कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक तो उसने डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ वो कवर नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसका फेसिंग डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब वो पर्सन यहाँ फेस कर रहा है, ऊपर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब 180 डिग्री के बाद अगेन आपको 45 डिग्री भी बनाना है, वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो आपने क्या किया, यहां से 45 डिग्री टर्न करके इधर बना दिया, तो अब वो पर्सन इस डायरेक्शन में लास्ट में फेस करेगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज प्लस, यहाँ पे तक आ चुका था वो, फिर 45 डिग्री, तो पूरा 25 डिग्री यहाँ पे होगा। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है इसलिए ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपको थोड़ा एंगल का मूवमेंट पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, सिंपल एक पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास जिसमें हम एक लॉन्गेस्ट साइड का, एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का आंसर निकालते थे, मतलब मेजरमेंट निकालते थे। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है कुछ इसी प्रकार बनता है। चलिए देखते हैं। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ फ्रॉम हर हाउस। तो यहाँ पे उसका हाउस है, यहां से वो नीचे की तरफ 10 किलोमीटर चलती है एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। यहां से उसका लेफ्ट टर्न कौन सा होगा, ये वाला।
drives another 20 किलोमीटर, she again turn left and 40 मीटर। तो यहाँ से वो 40 मीटर चलती है ऊपर की साइड में। Then she turns to her right and drive for another 5 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वो 5 किलोमीटर यहाँ पे चलती है। ओके, she again turns to her right and drives another 30 मीटर। तो अगर वो 30 जाएगी तो यहाँ तक आएगी। Why? इस पॉइंट को इसके पैरेलल क्यों बनाया हमने? क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और ये कंप्लीट अगर 40 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का बचा हुआ डिस्टेंस 30 ही होगा। तो अगर हम इसको 30 बना रहे हैं तो इस पॉइंट को हमने यहाँ तक रखना है। ठीक है, टू रीच हर बैंक वेयर शी वर्क्स। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये उसका हाउस है और ये उसका बैंक है। ठीक है, ये क्या है? ये उसका बैंक है। यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास वैसे क्या होता है, वैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी एंड सी। ओके, अब ए और सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये पॉइंट और ये पॉइंट डिनोट करेगा। ठीक है, बट अभी के लिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो ट्राइंगल नहीं बन रहा बट एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। देखो किसी भी पॉइंट के बीच में जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो ये शॉर्टेस्ट होगा। अगर मैं ए से लेकर बी गई और बी से लेकर सी गई तब जाके ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो स्लांट हाइट है। और यहीं पे हमको इसका क्या निकालना होता है, हमको इसका डिस्टेंस निकालना होता है। ये हम बाद में सीखेंगे। अभी इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक इसका 20 हो गया, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक इसका 5 हो गया। तो टोटल आंसर कितना बन गया? 25 किलोमीटर। ठीक है, बट अगर हमारे पास कभी भी एक ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे पास मान लीजिए इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सपोज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लिया। सपोज मैं अगर इस पॉइंट को O नेम देती हूं और इस पॉइंट को हम P नेम देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को O एंड इस पॉइंट को P नेम देते हैं, तो यहाँ पे से लेकर यहाँ तक का ये जो है वो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। राइट, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में आ रहा है। आपने सुना होगा जो सबसे लंबी साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। इसको OP को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे? तो ये आपके इस वाले उसमें कितना आ जाएगा, ये वाला मेजरमेंट 20 का स्क्वायर और जो ये परपेंडिकुलर ये वर्टिकल अरेंज मेजरमेंट है वो भी कितना है, वो 40 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसको सॉल्व करोगे एंड ये स्क्वायर रूट आप सॉल्व करोगे। इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कभी भी अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिंपल स्ट्रेट लाइन में अगर आपके पॉइंट्स हैं तो आप सिंपल मेजरमेंट निकाल सकते हो। बट अगर ऐसे कोई स्लांट हाइट में है, ठीक है, ऐसे स्लांटेड है वो लाइन, तो आपके पास वहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिनरी दिखना चाहिए आपको। ठीक है, और उसके हिसाब से आप फिर उन दो पॉइंट्स का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप कर सकते हो। ठीक है, बस अब आपको यहाँ पे इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है ओपी को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ये दो चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड मूवमेंट्स लेफ्ट और राइट एंड विद द एंगल ऑल्सो। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 3 की, हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग 2024 का ये क्वेश्चन आया है। आपके पास लेटर टू नंबर कोडिंग हुई है कि एक लेटर मतलब ये वर्ड का जो है वो नंबर में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन लेटर के थ्रू एक नंबर्स कैसे आ गए, डिजिट्स कैसे आ गए, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास आपको अलग अलग लॉजिक्स ट्राई करने होंगे, अलग अलग लॉजिक्स आपको ट्राई करने होंगे। अब जब भी हमारे पास लेटर टू नंबर कोडिंग होती है तो हमेशा हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम लेते हैं उनके प्लेस वैल्यूज की हेल्प लेते हैं। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो आपको प्लेस वैल्यूज याद रहनी चाहिए, और जिससे आप लॉजिक को एकदम से फॉर्म भी कर पाओ। क्योंकि हमें पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अब या तो हमको इनको ऐड भी कर सकते हैं हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू को, या तो इनको डिवाइड, या तो सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन, कुछ भी हम मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे फिट बैठेगा, जिस भी तरीके से हमारा 24 आ जाएगा वो ठीक होगा। तो अगर हम सबसे पहला जो हमारा लॉजिक लगता है एडिशन का, बट अगर हम ऐड करेंगे तो ये 14 आ रहा है, वो 24 नहीं आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, इसको सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन एक बार करके देखते हैं, जरूरी थोड़ी कि एडिशन ही होना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अच्छा ये 10 आ रहा था, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2 × 3 × 4, तो ये 6 × 4 24 आ रहा है।
तो अब यही सेम लॉजिक आपका इसमें भी फिट बैठना चाहिए। अगर ये फिट नहीं बैठा तो ये गलत है और दूसरा आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा, इसको इससे कर दो 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 6 आपके पास 18 और 3 5 15, तो आपके पास हो जाएगा 16 और 0 इसका 1। तो हमारे पास यहाँ पे 24 आ रहा है, यहाँ पे 1680 आ रहा है, तो 1680 वहां पे है। इसका मतलब हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ही हुआ है, क्योंकि ये जो लॉजिक है वो दोनों में करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इन सबके प्लेस वैल्यूज को आप लीजिए और सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर 11 और 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 12 का कितना आ जाएगा, 1 3 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब 90 एंड 1 3 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 9 2 8, 0 इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, 18 का 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 117 118, तो ये आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा। तो हमने क्या सीखना है यहाँ पे से कि आपके पास सबसे पहले तो जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होगा उसमें जितने भी आप लेटर्स कोडिंग जो पढ़ोगे वो आपके प्लेस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, और हर एक लेटर का ऑपोजिट प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक आप अप्लाई करते हो। इट कैन बी द एडिशन मल्टीप्लीकेशन, मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका यहाँ पे लग सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इसका क्वेश्चन आपका एक 2024 में आया था, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यहाँ पे कहा था कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स कट्स required to cut a cube into 64 identical pieces। अब आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझना था इसमें। अगर देखो, अब आपका 3D फिगर है क्यूब का, है ना, आपका 3D फिगर है। अब यहाँ पे जब आप क्यूब बनाओगे तो आपके पास क्यूब को जब कट करोगे, अब आपको पता है अगर मैं आपको एक प्लेन शीट वाला समझाऊं और 64 कट लगाने हैं, तो आपको पता है कि 1 2 3 कट लगेंगे तभी मेरे पास 1 2 3 4 बनेंगे, राइट? क्योंकि ये 4 का क्यूब है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई क्यूब तभी बटेगा ये, राइट? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमारे पास कितने कट होंगे। यहाँ पे अगर हम देखोगे आप लोग तो आपके पास मतलब 4 4 एंड 4, मतलब ये हर एक डायमेंशन में 4 ब्लॉक्स होने चाहिए, 4 ब्लॉक्स। बट आपने कट कितने किए, ये तो पहले से था, कट है 1 2 एंड 3 कट है, 1 2 एंड 3 कट है यहाँ पे। तो एक आपने एक डायमेंशन में 3 कट मारोगे। आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, कोई भी आपके सामने अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो इस शेप में है और उसको 4 पार्ट्स में लाइन ड्रॉ कर लो उस पे, तो आप देखोगे कि एक बार आपको ऐसे काटना पड़ेगा इसको बीच से, ठीक है, एक लेयर बन जाएगी। फिर आपको एक दूसरी डायमेंशन से काटना पड़ेगा इस टाइप से, ठीक है, फिर आपको ऐसे भी काटना पड़ेगा, ठीक है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और आपको एक बार ऐसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हर डायमेंशन में 3 कट मारेंगे, 3 3 कट मारेंगे, ठीक है। तो कितने, 1 2 3 मैंने आपको दिखाया, तो ऐसे कट मारेंगे तो हर जगह हमारे पास 4 4 का वो कट जाएगा। तो हमने कितना किया यहाँ पे, 3 3 एंड 3, तो ये कितना हो गया, 9 आंसर आपका आएगा। ओके, चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो 3 डायमेंशंस में 3 कट्स। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द सीक्वेंस। अब आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज का आंसर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में इनमें से 4 लेटर कौन से आएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके जो जितने भी लेटर हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 10 15 एंड 20 लेटर है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं या तो 5 5 के ग्रुप में या तो 4 4 के ग्रुप में। एक बार 5 में कर लो, एक बार 4 में कर लो, और आप क्या कर सकते हो, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 5 5 में अगर इसको डिवाइड किया तो आपके पास हर जगह लास्ट में डी फॉर्म हो रहा है, मतलब हर एक पेयर में लास्ट लेटर डी है। तो हो सकता है हम यहाँ पे सही हैं अभी के लिए, हो सकता है। तो अगर आपने क्या देखा कि हर यहाँ पे लास्ट सबसे फर्स्ट में या तो बी है या तो ए है, या ठीक है, या तो बी है या तो ए है। अब आप देखोगे यहाँ पे एक बार ए है, ए बी सी डी, ठीक है, पूरा फिलोर का है। यहाँ पे 2 बार बी फिलोर का है, यहाँ पे सी है डैश है, यहाँ पे सी है डैश है। तो ये दोनों तो एक तरीके से सेम ही दिख रहे हैं अभी के लिए। तो अब यहाँ पे एक बार फिल करके देखो,
आप देखोगे कि सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में हर जगह ए ही है, हर जगह ए ही है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है, सेम पैटर्न दिखना चाहिए हर एक पेयर के अंदर। तो आपके पास अगर मैं सेकंड में ए फिल कर दूं तो ये बच जाएगा ए डबल बी सी डी। अब मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि बट यहाँ पे तो एक ही बार बी है। तो भाई क्या होने वाला है कि अगर हम पहला ए भरेंगे दूसरा भी ए भरेंगे तो ए डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल सी डी और ए बी सी डबल डी। तो हर एक लेटर की बारी आ रही है नेक्स्ट पेयर में डबल होने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके ऑप्शन में भी प्रेजेंट है, एक पेयर एक पैटर्न इसने बना दिया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बस ध्यान रखिएगा पैटर्न शुड बी द सेम, मतलब एक सीक्वेंस बनना चाहिए एक लॉजिक के साथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जहां पे हमको टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने होते हैं, या फिर इसी फॉर्मूले से टोटल नंबर ऑफ पर्संस किसी भी पर्सन की लेफ्ट से रैंक, ठीक है, उस पर्सन की जो रैंक है लेफ्ट से, या फिर उस पर्सन की रैंक टॉप से, या फिर किसी भी एक डायरेक्शन से आप उसकी जो है रैंक बोल सकते हो, प्लस उसकी रैंक राइट से या फिर बॉटम से, या फिर किसी भी डायरेक्शन से उसकी रैंक आप बोल सकते हो। मतलब एक डायरेक्शन से आपने उसकी रैंक ले ली और दूसरी डायरेक्शन से आप उसकी रैंक लेते हो, तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्संस उस रो में या उस लाइन के अंदर निकाल सकते हो। बट याद रहे कि ये जो रैंक होगी वो सेम पर्सन की रैंक होगी। क्या होगी? ये एक सेम पर्सन की रैंक होगी, तभी आप ये चीज यूज कर पाओगे, तब वरना नहीं करोगे। यहाँ पे पूछा गया है कि 15 स्टूडेंट फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52 और after removing the names of the failed, a merit list order has been prepared. In which the position of रमेश, अब देखो in which the position, it means इस merit order list जो है उसमें रमेश की पोजीशन। तो पहले तो आपके पास उस मेरिट लिस्ट में कितने पर्सन होंगे? देखो मेरिट लिस्ट में वही पर्सन होंगे जो पास हो गए, तो आपके पास 52 में से 15 फेल होंगे, तो पास कितने हो जाएंगे? 37, यहाँ पे 37 हमारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास टोटल जो पर्सन है वो 37 आप यूज करोगे, बिकॉज जब रमेश की पोजीशन है कहां से? टॉप से। वो कहां है? वो मेरिट लिस्ट में है। तो आपके पास इस फॉर्मूले से आप उसी पर्सन की एक रैंक निकाल सकते हो, अगर आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गिवन होगा। मतलब ये इस चीज में आप देख सकते हो 3 वेरिएबल है, 3 में से 2 वेरिएबल गिवन होंगे तो एक आप निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल की जगह 37 लिख लेंगे। पोजीशन ऑफ रमेश इज 22 फ्रॉम सेकंड, तो उसके बॉटम से ही तो पूछी है उन्होंने। तो यहाँ पे आप एक साइड से रैंक लिख लो 22 और दूसरी साइड की रैंक में कुछ भी मान लो, आर एक्स कोई भी अल्फाबेट मान लो, आपको निकालना ही है। ये डायरेक्ट आपकी उसकी पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे हो गया 5, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक -1 भी आप यूज करते हो। -1 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम इसमें एक पर्सन को काउंट कर रहे होते हैं लेफ्ट से राइट से, तो हम उसकी पोजीशन को 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, T इज इक्वल टू L प्लस आर। L मतलब किसी भी एक डायरेक्शन की रैंक और दूसरे R मतलब किसी भी दूसरी डायरेक्शन की रैंक, -1। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया -1। तो 21 ये हो गया, 21 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 और 1, तो 16th रैंक आ गई आपकी आर की। तो आर की डायरेक्ट रैंक जो होगी कितनी होगी? 16। ओके, तो ये आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसी फॉर्मूले से आप टोटल नंबर भी निकाल सकते हो, बट याद रखना है कि सेम पर्सन। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 2022 का क्वेश्चन आया है, अल्फाबेटिकल सीरीज का पार्ट है ये। इसमें अल्फाबेट्स के बारे में चीजें बोली जाती है, थोड़ा सा जो वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कई बार। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश alphabet is reversed and each letter represent the letter whose position is it occupies, तो आपको इसका बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि आपको क्या करना है, हर एक लेटर, मतलब जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट सेट में, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज का मतलब होता है ए बी सी डी, जो आपकी रेगुलर है, उसने कहा उसी को रिवर्स कर दो। तो आपने वो क्या किया? रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे पूरी सीरीज जब चलेगी तो जब ये वाला जो वर्ड होगा उसके पोजीशन पे अब आपका डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि सपोज जब ए बी सी डी चलता है तो मान लो एल यहाँ आता है, बट अगर जेड से स्टार्ट होगा तो कहीं एल मान लो यहाँ आता है, तो एल की जगह पे कौन सा होगा वो आपको पूछा गया है। अब इसका सिंपल मीनिंग हम बोले तो इसको सिर्फ ये कहा गया है कि इसको आप सिर्फ ऑपोजिट लेटर्स में बदल दो, इसके हर एक लेटर के ऑपोजिट लेटर बना लो, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके, क्योंकि हमने हर एक लेटर का जो ऑर्डर था वो अल्फाबेट सेट में
चेंज कर चुके थे। तो यहाँ पे इसमें O इसका ऑपोजिट है, F इसका ऑपोजिट है, C का ऑपोजिट X है, तो OFX ये दोनों रॉन्ग हो गए हमारे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे K का ऑपोजिट कितना है, P, ठीक है, यहाँ पे N का ऑपोजिट M, O का ऑपोजिट L एंड W का ऑपोजिट D, तो MLD ये हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको पहली बात हर एक प्लेस वैल्यू को याद करना है, ऑपोजिट लेटर को याद करना है, दोनों ही चैप्टर में काम आएगा। साथ ही आपको ये देखना है कि जब भी अल्फाबेट सेट होता है उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा कई बार डिफरेंट होती है, तो इसको ढंग से पढ़कर समझना है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का। इसमें हम ढंग से समझेंगे कि ये अगर हम डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में करते तो हम क्या इसमें से यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 2022 में आया हुआ था, ये आपका है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बोलते हैं। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये, बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है ब्लड रिलेशन पे, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन में हमेशा यही ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन का अगर रिलेशन पूछा गया है तो उसका जेंडर इन्फॉर्म्ड, मतलब जेंडर डिफाइंड होना चाहिए, जेंडर का नोन होना इंपॉर्टेंट है। अब जेंडर इसमें आपको किसका पता करना है, जेड का। जेड का ही क्यों करना है, क्योंकि वो ब्रदर है। अब जेड को मेल दिखाना इंपॉर्टेंट है, क्या एक्स को भी मेल या फीमेल दिखाना है, नहीं, एक्स को नहीं दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ जेड का होगा तो काम बन जाएगा, आप आंसर कर पाओगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को यूज करके आप आंसर निकाल पाए, ये जो दो स्टेटमेंट है इनके बारे में नीचे लिखा गया है, अगर एक ही स्टेटमेंट को यूज करके आंसर निकालोगे तो ए ऑप्शन, सिर्फ अगर दूसरी को निकाल के अगर चूज करोगे तो 2 ऑप्शन, और अगर दोनों को यहाँ से कंबाइन करते हो तो आपका 3rd ऑप्शन, एंड दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आया तो आपका 4th ऑप्शन। तो याद रखना है सबसे पहले इसको करते कैसे है। इसमें आप सबसे पहले सिर्फ फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को यूज करते हो, नहीं आया आंसर तो आप दूसरी वाली को यूज करते हो, यहां से अगर आ गया तो चूज करो, नहीं आया तब दोनों को ऐड करो। ये आपका सीक्वेंस होता है किसी भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में। अब आपके पास क्या है कि x जो है वो ब्रदर है y का, और y जो है वो ब्रदर है z का। तो यहां से हमें z का जेंडर क्या पता चल गया, नहीं, y का जेंडर पता है पर ये नहीं पता है। तो जब जेंडर ही पता नहीं है तो हम रिलेशन का क्या करें, ये हो गया, यहां से फर्स्ट से आंसर नहीं आया। अब हम सेकंड से ट्राई करेंगे, तो सेकंड से देखोगे x y z क्या सिबलिंग है, बिल्कुल। अब आपको बोला जाए आप सिबलिंग हो, इस बगल वाले पर्सन के आप सिबलिंग हो, बट यहाँ पे आपका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसमें अगेन जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, दूसरे से भी नहीं आया। अब जाके आप इसको ऐड करते हो, अगर दोनों से नहीं आता तो ऐड करते हो, वापस फालतू में स्टार्टिंग में ऐड नहीं करते। तो दोनों को ऐड किया, यहाँ से हमें ये पता चलेगा सिबलिंग है, यहाँ से पता चलेगा कि भाई वाई इसका भाई है और एक्स भी भाई है। तो इस पूरे से आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि एक्स वाई जो है वो भाई है और जेड ऐसा है। अभी भी जेड का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ एक्स का जेंडर है। इसने पूछा था कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स, नो, एक्स ब्रदर है वो पता है, ठीक है। अगर एक्स का पूछता तो आपका करेक्ट होता, बट एक्स का नहीं पूछा है तो आपका यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके भी जेंडर नहीं पता चला, आंसर नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें समझते हैं हम। क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, आपके पास यहाँ पे कहा गया है 6 PM to 7 PM मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट्स। तो 3 मिनट से कितना, किस टाइम पर आगे होगा मिनट हैंड आवर हैंड से। अब आपको पता है जब भी हमारे पास 6 बजता है तो कैसे बजता है, 12, और यहाँ पे इस टाइप से 6 होता है, राइट। ये आर हैंड हो गई नीचे वाली, ऊपर वाली मिनट हैंड होगी। अब 6 से 7 के बीच में पूछा है तो आर हैंड आपकी इसी टाइम के बीच में, इसी 2 नंबर के बीच में रहता है, जबकि मिनट हैंड जो है वो पूरा सर्कल कवर करता है। तो कभी कभी वो आपके पास, कभी ना कभी वो आर हैंड के पीछे भी रहेगा और कभी वो आर हैंड से आगे निकल जाएगा। तो आपको कौन सा पूछा हुआ है, आपको यहाँ पे यही टाइम पूछा हुआ है जो ये वाला है, यहाँ पे जहां पे वो थोड़ा सा आगे चला जाए, मतलब जहां पे वो इससे आगे रहे, कहीं पे भी आगे हो सकता है वो 3 मिनट्स, या तो वो इधर हो सकता है या अब अगर इधर हो, ठीक है, अगर इधर होगा तो इसको बोलेंगे आफ्टर, ये पीछे वाला टाइम है, यहाँ पे मिनट हैंड पीछे की साइड है, ठीक है। अब हमें टाइमिंग निकालनी है, तो हमें जब टाइमिंग निकालनी है तो हम एक टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T इज इक्वल टू 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिकली सिर्फ सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब होता है जब आगे निकल गया मिनट हैंड तो प्लस, और पीछे रहेगा, पीछे का टाइम पूछा गया है तो माइनस। तो अभी हमें निकालना है अहेड वाला टाइम, तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस, ठीक है। अब आपको 30H का मतलब है 6 से लेकर 7, मतलब 6 to 7 के बीच में है ये, तो लोअर लिमिट हम यहाँ पे यूज करेंगे।
ठीक है, तो प्लस थीटा आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब थीटा को हमको बताना है, क्योंकि जो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये एक एंगल के बीच में कवर अगर करेगा मिनट हैंड, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे। हमें पता होता है कि 1 मिनट के अंदर जो आपका मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो 3 मिनट के अंदर कितना कवर करेगा, क्योंकि 3 मिनट अपार्ट बोला है उसने, अहेड बोला है, तो उसके अंदर कैसे करेगा 6 × 3, तो 18 डिग्री आपका यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अब इस 18 डिग्री को हम कहाँ यूज करेंगे, इस थीटा की जगह पे यूज करेंगे। तो 18 यहाँ पे हो गया और 2/11, तो आपके पास ये 180 प्लस 118 और यहाँ पे ये हो गया 2/11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 9 और 1 मल्टीप्लाई 2/11, तो ये आपके पास पूरा टोटल कितना आ जाएगा 3, 9 और यहाँ पे 6 बाय में 11। अब आपको इसको 11 से डिवाइड करना है, तो काटोगे आप लोग ये, तो 11 3 जा 33 और 6 11 6 जा, तो यहाँ पे हमें कितना आंसर आ गया 36 मिनट। तो 36 मिनट के टाइम पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब मेरे पास ये 6:36 हो रहा था, क्योंकि 6 के बाद की ही लिमिट ली है ना हमने, तो 36 मिनट हो चुका था। 36 मिनट तो तभी हुआ ना जब वो 6:36 हुआ। अगर 12 7 पे जाता है, मतलब जो मिनट हैंड है 7 पे जाएगा तो 6:35 बोलते हैं, 8 पे जाएगा तो क्या बोलते हैं 6:40 बोलते हैं। तो इसी तरीके से 36 पे होगा तब जाके हमारा जो मिनट हैंड है वो आर हैंड से कितना आगे होगा 3 मिनट अब आगे होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्लॉक वाला। अगेन इसमें आपको एंगल का पूछा गया है, इससे पहले हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया था क्योंकि टाइम पूछा था, यहाँ पे आपको एंगल पूछा गया है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, जब आपकी जो क्लॉक है वो ये समय शो कर रही है। तो आपके पास एंगल कैसे निकालते हो, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। यहाँ पे h का मतलब होता है r और m का मतलब होता है मिनट। तो सिंपल है, आप 30 के h की जगह पे यहाँ पे 4 लिखोगे माइनस 11/2 और यहाँ पे m की जगह पे 25 लिखोगे, ये आपका मोड है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इसको कैलकुलेट कर दोगे सिंपल, 120 माइनस ये कितना जाएगा 275/2, इसको कैलकुलेट कर दो 240 माइनस 275, 35 आपके पास अपॉन 2 आ गया। ठीक है, अब इस 35 ये आपका क्या है थीटा ही तो है, तो थीटा आपका 35/2 दैट इज 17.5 डिग्री आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो हमारे पास जब भी हमें एंगल का पूछा जाए और एक टाइम निकालने का बोलो, तो आपके पास ये कैसे निकाल लोगे आप इजीली, थीटा इज इक्वल 30h माइनस 11/2m, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। पर याद रहे कि ये एंगल पे है और टाइम के लिए ये है। यहाँ पे हमने अहेड वाला सीखा, यहाँ पे हमने सिंपल एंगल वाला सीखा। ओके, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे और ये वाले कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रखेंगे, और इसके बाद जब भी आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे, जितने भी रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उनको कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे आपके सामने ये कोर्स है, ठीक है, ये 100 आवर्स का कोर्स है आपका, मास्टर कोर्स है ये आपका यूपीएससी सीसेट के लिए, विच इज डेडिकेटेडली फॉर द यूपीएससी सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे आपके डिफरेंट आपको डिलीवरेबल्स मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पार्ट में है, टेस्ट सीरीज आपकी प्रेजेंट है इसके अंदर, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपकी प्रेजेंट है, आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर प्रेजेंट है, और आपका सेक्शनल भी प्रेजेंट है इसके अंदर। वीकली लाइव डाउट सेशन आपको मिलता है इसके अंदर, मतलब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी प्रिपरेशन के दौरान आपको डाउट्स आता है, दिक्कतें आती है, वो लाइव आप अपने डाउट पूछ सकते हो। वहाँ पे आपका मेंटोर जो है वो लाइव आपके डाउट्स को रिजॉल्व करते हैं। लाइव रिविजन क्लासेस आपकी होंगी जब आपका एग्जाम होने वाला होगा, उससे पहले कुछ टाइम पहले आपका लाइव रिविजन क्लासेस भी होंगी। ओके, लेट मी शो यू दिस ऑन द वेबसाइट। आप एडुटैप वाले चैनल पे, मतलब एडुटैप के वेबसाइट पे देखोगे, ठीक है, आपको इस टाइप से ओपन होगा, वहां पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो कोर्सेज में आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। आपको सीसेट का कोर्स सर्च करना है और सीसेट के कोर्स में आपको ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से कोर्स निकल के आएगा। ठीक है, तो दिस इज द कोर्स हेयर, और यहाँ पे आप इसमें और ज्यादा चीजें जानने चाहते हो तो यहाँ पे आपको नो बोर्ड पे जाना है, एंड दिस द वेब।
तो यहाँ पे ये सारी डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर मिलती हैं एंड दीज आर योर फैकल्टी मेंबर्स इन दिस। तो इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश कवर हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि दे नीड अ मेंटोरशिप टू मेक देयर प्रिपरेशन स्मूथ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो लाइक जरूर करिएगा सेशन को एंड स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू इन्फॉर्मेशन।